एल्बर्ट आइंस्टाइन से किसी ने एक बार पूछा कि दुनिया का सबसे बड़ा वंडर क्या है। आइंस्टाइन ने कहा कंपाउंड इंटरेस्ट। और आज मैं इसी कंपाउंड इंटरेस्ट की मदद से आप लोग को यह बताऊंगा कि कैसे आप लोग सिर्फ 5,000 रुपए महीने के बचाकर अपना पहला 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट काम कैसे करता है। तो स्कूल टाइम पे हम सभी ने मैथ्स में इंटरेस्ट का टॉपिक पढ़ा होगा कि इंटरेस्ट दो तरीके के होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि आपके प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर आपको हर साल एक फिक्स रिटर्न देखने को मिलती है और यहां पे रिटर्न हमें प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर देखने को मिलती है। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हमें प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर तो रिटर्न देखने को मिलती ही है, साथ ही साथ रिटर्न के ऊपर भी रिटर्न देखने को मिलती है। आइए इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मान के चलते हैं कि हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करें और उस 1 लाख रुपए के ऊपर हमें 12% की एक डिसेंट रिटर्न देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रिटर्न की कैलकुलेशन को समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हमें प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर यानी कि हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर एक फिक्स रिटर्न देखने को मिलती है हर साल। तो हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या है यहाँ पे 1 लाख और रिटर्न हमें कितनी मिल रही है 12%, यानी कि हमें हर साल 1 लाख का 12% 12,000 रुपए की रिटर्न मिलेगी हर साल। जैसे कि इस टेबल के अंदर अगर हम देखें तो पहले साल हमें 1 लाख का 12% 12,000 की रिटर्न देखने को मिली, तो हमारी इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू हुई 1,12,000। दूसरे साल भी हमें 1 लाख का 12% रिटर्न देखने को मिली यानी कि 12,000। तो अब हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई 1,24,000, क्योंकि 1,12,000 के अंदर हमें दूसरे साल की रिटर्न 12,000 ऐड होते हुए देखने को मिल गई। तीसरे साल हमें फिर से 12,000 की रिटर्न ऐड होते हुए देखने को मिली, तो हमारी टोटल वैल्यू हो गई इन्वेस्टमेंट की 1,36,000। चौथे साल हमें फिर से 12,000 रुपए की रिटर्न देखने को मिली, तो अब हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 1,48,000। और पांचवें साल हमें फिर से 12,000 रुपए की रिटर्न देखने को मिली और अब हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 1,60,000। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हमारी प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर ही हमें रिटर्न देखने को मिलती है और एक फिक्स रिटर्न देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें रिटर्न सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे देखने को नहीं मिलती, हमें रिटर्न के ऊपर भी रिटर्न देखने को मिलती है। जैसे कि पहले साल हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे तो 1 लाख पे 12% रिटर्न हमें 12,000 की देखने को मिली, तो पहले साल के एंड पे हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हुई 1,12,000। लेकिन अगर हम दूसरे साल की बात करें तो दूसरे साल के एंड पे हमारी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो है 1,12,000, यानी कि 1 लाख रुपए प्रिंसिपल अमाउंट और 12,000 रुपए की रिटर्न। तो अब हमें जो रिटर्न देखने को मिलेगी वो सिर्फ 1 लाख रुपए के ऊपर देखने को नहीं मिलेगी, अब हमें 1 लाख के साथ साथ 12,000 रुपए के ऊपर भी रिटर्न देखने को मिलेगी। यानी कि दूसरे साल में जो 12% रिटर्न कैलकुलेट होगी वो हमारी 1,12,000 रुपए के ऊपर रिटर्न कैलकुलेट होगी, जिसके चलते हमारी दूसरे साल के एंड पे जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी वो होगी 1,25,440। अब तीसरे साल के एंड पे जो हमारी रिटर्न कैलकुलेट होगी वो होगी 1,25,440 पे, तो हमारी जो तीसरे साल के एंड पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी वो होगी 1,40,493। इसी तरीके से चौथे साल भी हमारी रिटर्न कैलकुलेट होगी और इसी तरीके से पांचवें साल भी हमारी रिटर्न कैलकुलेट होगी। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर ये जो हमें रिटर्न के ऊपर भी रिटर्न देखने को मिलती है, उसके चलते पहले साल में तो हमें कोई भी फर्क देखने को नहीं मिला रिटर्न के अंदर इन दोनों ही मेथड्स के अकॉर्डिंग, लेकिन दूसरे साल में हमें फर्क देखने को मिलता है। दूसरे साल में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर 1,440 रुपए की एक्स्ट्रा रिटर्न देखने को मिलती है एज कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। तीसरे साल हमें 4,493 रुपए की एक्स्ट्रा रिटर्न देखने को मिलती है, चौथे साल 9,352 रुपए की और पांचवें साल 16,234 रुपए की एक्स्ट्रा रिटर्न देखने को मिलती है हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के चलते हैं, क्योंकि हमें रिटर्न के ऊपर भी रिटर्न कैलकुलेट होते हुए देखने को मिल रही है। तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक। अब अगर हम अपनी मेन कैलकुलेशन की बात करें कि कैसे हम महीने का सिर्फ 5,000 रुपए बचाकर 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम एक इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। अब हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमारी जो मंथली एसआईपी अमाउंट होगी वो हमारी होगी यहां पर 5,000 रुपए, और यहां पर हम जो टाइम पीरियड लेके चलेंगे यानी कि हमारी इन्वेस्टमेंट की जो ड्यूरेशन रहेगी वो हम यहां पर लेके चलेंगे 30 साल, और यहां पर हम जो रिटर्न लेके चलेंगे वो हम 12% की एक डिसेंट एक सेफ रिटर्न लेके चलेंगे। अब जैसे ही हम कैलकुलेट रिटर्न पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारी इन्वेस्टमेंट का कंप्लीट ब्रेकडाउन देखने को मिल जाएगा।
यानी कि कंप्लीट एनालिसिस हमें हमारी इन्वेस्टमेंट का देखने को मिल जाएगा। अब यहां पर ये जो हमें डेटा देखने को मिल रहा है, ये हमें हर 5 साल के डिफरेंस पे देखने को मिल रहा है। अब अगर हम इस डेटा को ध्यान से देखें तो ये डेटा हमें क्या बताता है कि अगर हम महीने का सिर्फ 5,000 रुपए बचाकर एसआईपी करते हैं तो 5 साल में हमारी इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू होगी 4,12,000 रुपए, जिसमें कि हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 3 लाख रुपए और हमारा टोटल प्रॉफिट होगा इसके अंदर 1,12,000 रुपए। 10 साल में हमारी इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू होगी 11,62,000 रुपए, जिसमें कि हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 6 लाख रुपए और हमारा जो टोटल प्रॉफिट होगा वो होगा 5,62,000 रुपए। अगर हम 15 साल में देखें तो 15 साल बाद हमारी इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू होगी 25,23,000 रुपए, जिसमें कि हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 9 लाख रुपए और जो हमारा टोटल प्रॉफिट होगा 15 साल में वो होगा 16,23,000 रुपए। अगर हम 20 साल में देखें तो 20 साल में हमारे पोर्टफोलियो की टोटल वैल्यू हो जाएगी 49,96,000 रुपए। टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी उसके अंदर 12 लाख रुपए और उसमें टोटल प्रॉफिट होगा हमारा 37,96,000 रुपए। अगर हम देखें 25 साल में तो 25 साल में हमारे पोर्टफोलियो की टोटल वैल्यू होगी 94,88,000 रुपए, यानी कि लगभग 1 करोड़ के बहुत पास, जिसमें कि टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी होगी सिर्फ 15 लाख रुपए और हमारा टोटल प्रॉफिट होगा इसके अंदर लगभग 80 लाख रुपए। और अगर हम यही 30 साल में देखते हैं तो 30 साल में हमारी इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू हो जाएगी 1,76,00,000 रुपए, जिसमें कि हमारी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 18 लाख रुपए होगी और हमारा प्रॉफिट होगा इसके अंदर 1,58,00,000 रुपए का। यानी कि अगर हम महीने का सिर्फ 5,000 रुपए बचाकर एसआईपी करते हैं और 12% की एक बहुत ही सेफ रिटर्न, एक बहुत ही डिसेंट रिटर्न लेके चलते हैं तो 25 साल के अंदर हमारे पास 1 करोड़ रुपए होंगे। और अगर हम 5 साल और रुक जाते हैं तो हमारे पास 1,76,00,000 रुपए होंगे। अब ये कैलकुलेशन तो हमें देखने को मिली है 12% की एक बहुत ही सेफ रिटर्न के साथ, जो कि मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म में अचीव करना बहुत ईजी है। लेकिन अगर मैं इसी रिटर्न को 12% से थोड़ा सा बढ़ाकर 15% कर देता हूं तो देखते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म में अपनी रिटर्न के अंदर, अपने प्रॉफिट के अंदर कितना बड़ा फर्क देखने को मिलता है। तो यहां पर अगर मैं 12% की जगह 15% कर दूं और अब मैं कैलकुलेट रिटर्न पे क्लिक करूं तो अब यहां पर हमारे सामने जो डेटा है ये 15% की रिटर्न के अकॉर्डिंग है। तो 15% की रिटर्न के अकॉर्डिंग 5 साल में जो हमारी इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू होगी वो होगी 4,48,000 रुपए, जिसमें कि हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी 3 लाख रुपए की और जो हमारा प्रॉफिट होगा इसके अंदर वो होगा 1,48,000 रुपए का। अगर हम 10 साल की बात करें तो 10 साल में हमारी इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू होगी 13,93,000 रुपए, जिसमें कि हमारी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट होगी 6 लाख रुपए और हमारे प्रॉफिट की अमाउंट होगी 7,93,000 रुपए। अगर हम 15 साल की बात करें तो 15 साल में हमारी इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू होगी 13,84,000 रुपए, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी हमारी सिर्फ 9 लाख रुपए और प्रॉफिट की वैल्यू होगी हमारी 24,84,000 रुपए। अगर हम 20 साल की बात करें तो 20 साल में हमारी इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू होगी 75,80,000 रुपए, जिसमें कि हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी सिर्फ 12 लाख रुपए और हमारा प्रॉफिट होगा इसके अंदर 63,80,000 रुपए का। और अगर हम 25 साल की बात करें तो जहां पहले 12% के अकॉर्डिंग 25 साल में हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लगभग 95 लाख रुपए बन रही थी, अब 15% के अकॉर्डिंग 25 साल में हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बनेगी 1,64,00,000 रुपए, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारी सिर्फ 15 लाख रुपए और हमारी जो रिटर्न है वो है 1,49,00,000 रुपए का, यानी कि लगभग 1.5 करोड़ रुपए का। और अगर हम 30 साल की बात करें तो जहां पहले 12% के अकॉर्डिंग 30 साल में हमारी इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू 1,76,00,000 रुपए थी, 15% के अकॉर्डिंग अब 30 साल में हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 3.5 करोड़ रुपए, ऑलमोस्ट डबल, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारी सिर्फ 18 लाख है और रिटर्न जो है हमारी इसके अंदर वो 3,32,00,000 रुपए की हमारी रिटर्न है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो रिटर्न के अंदर थोड़ा सा चेंज करके हमें लॉन्ग टर्म में हमारा जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट डबल होते हुए देखने को मिल गया। तो ये पावर होती है कंपाउंडिंग की। लेकिन ये बेनिफिट भी कंपाउंडिंग का हमें सिर्फ तभी मिल सकता है जब हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें और पेशेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट करें, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि अगर हम रीसेंट डेटा देखते हैं तो रीसेंट डेटा ये बोलता है कि 90% से ज्यादा लोग 10 साल से पहले ही अपनी एसआईपी को बंद कर देते हैं, यानी कि अपनी इन्वेस्टमेंट को बंद कर देते हैं।
और एक्चुअली में जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट, जो कंपाउंडिंग का मैजिक हमें देखने को मिलता है, वो हमें देखने को ही 10 साल के बाद मिलता है। और इसी रीजन की वजह से बहुत कम ही लोग लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। तो इसलिए अगर हमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट चाहिए तो उसके लिए हमारे अंदर दो क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है, एक तो डिसिप्लिन का, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी पेशेंस हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। तभी हमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल सकता है लॉन्ग टर्म में। अब इन्वेस्टमेंट करने की जो टाइमिंग होती है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट में और हमारे फाइनल कॉर्पस में। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट की जाती है, यानी कि किसी ना किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जाती है। अब गोल जो होते हैं वो हर किसी के अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी का गोल है कि मैं 40 साल की उम्र में रिटायर होना चाहता हूं, फाइनेंशियल फ्री होना चाहता हूं और मुझे उस वक्त 1 करोड़ रुपए चाहिए। या किसी का गोल है कि मैं 60 की उम्र में रिटायर होना चाहता हूं और 60 की उम्र तक मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए ताकि मैं आने वाली लाइफ अच्छे से जी सकूं। तो उसके हिसाब से हमारी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती है और जो हमारा फाइनल कॉर्पस होता है वो हर किसी के केस में अलग अलग हो जाता है। इसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मान के चलते हैं दो लोग हैं, रोहन और प्रिया। रोहन ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी अपनी 25 साल की उम्र से और प्रिया ने 30 साल की उम्र से, और मान के चलते हैं कि दोनों को ही 40 साल की उम्र में रिटायर होना है। तो अगर हम रोहन का इन्वेस्टमेंट पीरियड देखें तो वो 15 साल हुआ और प्रिया का इन्वेस्टमेंट पीरियड देखें तो वो 10 साल हुआ, और दोनों को ही अपनी रिटायरमेंट के टाइम पे 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो 1 करोड़ रुपए का टारगेट अचीव करने के लिए रोहन को जो हर महीने इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी वो 19,819 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी हर महीने 15 साल तक। जबकि अगर हम प्रिया की बात करें तो उसको 1 करोड़ का टारगेट अचीव करने के लिए 43,041 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी हर महीने 10 साल तक। तो सिर्फ 5 साल लेट इन्वेस्टमेंट शुरू करने पर प्रिया की जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो ऑलमोस्ट डबल हो गई रोहन की इन्वेस्टमेंट अमाउंट के। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं रोहन और प्रिया का ही। रोहन ने इन्वेस्टमेंट शुरू करी 25 साल की उम्र में, प्रिया ने शुरू करी 35 साल की उम्र में, 10 साल लेट। दोनों को ही रिटायर 60 साल की उम्र में होना है। तो अगर हम रोहन का इन्वेस्टमेंट पीरियड देखें तो वो हो गया 35 साल का और प्रिया का इन्वेस्टमेंट पीरियड देखें तो वो हो गया 25 साल का। तो रोहन की 35 साल में 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से टोटल इन्वेस्टमेंट जो हुई वो हुई 21 लाख रुपए की, और प्रिया की 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 25 साल में जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुई वो हुई 15 लाख की। तो 60 साल की उम्र में यानी कि रिटायरमेंट के टाइम पे रोहन को टोटल कॉर्पस जो मिला, फाइनल कॉर्पस जो मिला वो मिला 3 करोड़ 24 लाख रुपए का। जबकि प्रिया जिसने 10 साल लेट शुरू करा था उसको रिटायरमेंट के टाइम पे सिर्फ 95 लाख रुपए का ही फाइनल कॉर्पस मिला। यानी कि 10 साल लेट शुरू करने पर प्रिया को 2 करोड़ 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ। तो इसलिए टाइमिंग जो होती है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट के अंदर और हमारे फाइनल कॉर्पस के अंदर। क्योंकि जितना लेट हम इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे उतना ही हमें कम फायदा होगा, और जितना जल्दी हम इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। अब ये मैंने जितना कुछ भी एसआईपी और इन्वेस्टमेंट के बारे में आप लोगों को बताया, ये जरूरी क्यों है? कोई भी काम अगर हम करते हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि वो काम करना जरूरी क्यों है, उसकी इंपॉर्टेंस तो हमें पता ही होनी चाहिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि हर साल महंगाई बढ़ रही है और लगभग 6 से 7% हमें हर साल महंगाई बढ़ते हुए देखने को मिलती है। जिसका मतलब क्या हुआ कि हर साल हमारे पैसे की जो वैल्यू है वो 6 से 7% घट रही है हर साल। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि हम ना सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट कर पाए बल्कि हमारे पैसे के ऊपर हमें ग्रोथ भी देखने को मिले। अब अगर हम पुराने लोगों के अकॉर्डिंग देखें तो उनका मानना यह था कि अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपना पैसा या तो सेविंग्स अकाउंट में रख दो, उस पे इंटरेस्ट मिल जाएगा, या फिर एफडी में रख दो, उस पे इंटरेस्ट मिल जाएगा। दोनों ही सेफ है। लेकिन अगर हम सेविंग्स अकाउंट की बात करें तो सेविंग्स अकाउंट में हार्डली हमें इंटरेस्ट देखने को मिलता है। मुश्किल से हमें सेविंग्स अकाउंट के अंदर 3% के आसपास इंटरेस्ट देखने को मिलता है, और शायद मैंने ये भी ज्यादा बोल दिया। लेकिन 3% भी अगर हम लेके चलें तो अगर हम इन्फ्लेशन का एक मिनिमम रेट लेके चलें 6% का भी, तो उसके बावजूद हमारे पैसे की वैल्यू हर साल 3% से घट रही है। तो सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखना तो हमारे लिए कहीं से भी बेनिफिशियल नहीं है। अगर हम एफडी की बात करते हैं तो एफडी के अंदर हमें 7% की रिटर्न देखने को मिल जाती है, वो भी तब अगर हम लंबे टाइम की एफडी करते हैं। लेकिन अगर हम 6% के इन्फ्लेशन के सामने 7% के एफडी के इंटरेस्ट को देखें तो सिर्फ 1% से हमारे पैसे की वैल्यू हर साल बढ़ेगी, जिसका बढ़ना ना बढ़ना एक ही बराबर है।
तो इसलिए आज के टाइम पे सेविंग्स अकाउंट और एफडी की हालत को देखते हुए ये बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए कि हम इन्वेस्टमेंट के और इंस्ट्रूमेंट्स को भी एक्सप्लोर करें, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट करने पर ना कि सिर्फ हम इन्फ्लेशन को बीट कर पाए बल्कि हमारे पैसे के ऊपर ग्रोथ भी हमें देखने को मिले, जो कि हमें आज के टाइम पर इक्विटी मार्केट के अंदर ही देखने को मिलती है। इक्विटी मार्केट के अंदर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो 12% की रिटर्न हमें बहुत इजीली लॉन्ग टर्म में देखने को मिल जाती है, जिससे कि हम इन्फ्लेशन को तो इजीली बीट कर ही पाते हैं, साथ ही साथ हमें एक्स्ट्रा रिटर्न भी देखने को मिलती है अपने पैसों के ऊपर। अब इक्विटी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने का जो सबसे इजी और जो सबसे सेफ तरीका है वो है म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए हमें मार्केट की नॉलेज होना जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी हमारा जो पैसा हैंडल किया जा रहा है वो मार्केट एक्सपर्ट्स के जरिए ही हैंडल किया जा रहा है, जो कि अपने काम में एक्सपर्ट है। इसलिए म्यूचुअल फंड के जरिए वो लोग भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिनको मार्केट की कोई नॉलेज ही नहीं है। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर एक प्रॉब्लम जरूर आती है, और वो ये कि आज के टाइम पे हमारे पास हर कैटेगरी के अंदर बहुत सारे फंड्स के म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है। तो किस कैटेगरी के अंदर कौन से फंड का म्यूचुअल फंड ज्यादा बेस्ट है वो सिलेक्ट करना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है आज के टाइम पे। लेकिन उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर भी मैंने एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें कि मैंने हर कैटेगरी के अंदर कौन से फंड का म्यूचुअल फंड ज्यादा बेस्ट है उसको शॉर्टलिस्ट किया हुआ है आपके लिए। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आई बटन में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से उस प्लेलिस्ट को देख सकते हो, और जिस भी कैटेगरी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उस कैटेगरी में कौन सा फंड बेस्ट रहेगा वो आप पता कर सकते हो। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। आई होप कि आप सभी लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और आप लोगों को आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी।